जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमारा जो असल मकसद है वो डार्ट के कॉन्सेप्ट जो हैं कितने मैच हो रहे हैं सी प्लस प्लस के साथ, वो वाले डिस्कस करने हैं, और बिगनर लेवल के जो टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे इसमें वेरिएबल, डेटा टाइप्स, कंट्रोल फ्लो, कलेक्शन, फंक्शंस एंड एरो फंक्शन। तो बिल्कुल बोर नहीं करने वाले ना हम कोड को, हम साथ साथ उसको चला के कोड को, उसकी वर्किंग समझ के और आगे चले जाएंगे। और एंड पे हमने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, वो प्रोजेक्ट आपके सामने मैं चला के आपको दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि देखें सारी चीज़ें एक ही प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ हो रही हैं, और उसके बाद आपको उसकी वर्किंग मिल जाएगी कि आपने उसमें क्या चीज़ें एक्सटेंड करनी है, लैब के लिए टास्क मिल जाएगा। तो इसमें थ्योरी वाला काम बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये जो हमने प्रैक्टिस करनी है और जो आपको सिखानी है और जो आपने करनी है खुद, ठीक है, उसके लिए टूल देख लें। एक तो आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो है, ठीक है। अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पे ओपन कर लेना जनाब डार्ट पैड। ये आपके डार्ट की प्रैक्टिस के लिए इनफ है, ठीक है। ये ऑनलाइन टूल है। फ्लटर की प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, प्रोजेक्ट IDX था, इसके अंदर भी फ्लटर की प्रैक्टिस हो जाती है। VS कोड में भी कर सकते हैं आप, इंटेलिजे ID उसमें भी कर सकते हैं आप, जो टूल आपको अवेलेबल हो, जो आपसे चल जाए जल्दी, ठीक है। हमें जल्द से जल्द उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखें, मसले ये होते हैं कि ये अगर नेट नहीं है तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास ऑफलाइन टूल लाजमी तौर पे होना चाहिए। अगर आपके पास ऑफलाइन टूल है और आप डार्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप फिर मेरे साथ ये वाला काम करेंगे। यहाँ पे आपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया, दैट्स इट। वो उसकी वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं इंस्टॉलेशन की। और यहाँ पे आपने न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पहले हम फ्लटर सेलेक्ट करते हैं ना, तो हमने फ्लटर सेलेक्ट नहीं करना, हमने इससे पहले डार्ट को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपने एक चीज चेंज करनी है, यहाँ पे SDK का पाथ प्रोवाइड करना है। और SDK का पाथ कहाँ पे होगा, आपने यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके, ये पूरा लेक्चर प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है। आपको कोई चीज मुश्किल लगती है तो नोट कर लें, लैपटॉप पे करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, कोई चीज मिस हो गई, कोई भूल गई, आप दोबारा से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो आपने फ्लटर का फोल्डर बनाया था इधर C ड्राइव में, यहाँ पे, ठीक है, याद है आपको, हमने इसका पाथ सेट किया था। अगर कुछ लोगों ने इंस्टॉलेशन की है तो उन्हें याद होगा कि हमने ये फ्लटर SDK डाउनलोड की थी, इसका स्टेबल वर्जन डाउनलोड किया था, उसका फ्लटर फोल्डर निकाल के वो हमने C ड्राइव में रख लिया था। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है जी, बिन फोल्डर में जाना है। बिन के अंदर कैशे का फोल्डर है, कैशे के अंदर डार्ट SDK पड़ी हुई है, आपको अलग से सेपरेटली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जब आप आगे प्रोजेक्ट्स करेंगे तब भी आपको बाजुकात डार्ट SDK मिसिंग या पाथ की वो कर नहीं रहा होता कॉन्फ़िगरेशन, तो आप डार्ट SDK इधर अवेलेबल होती है, वो फ्लटर के साथ ही आपको प्रोवाइड करता है। यानी फ्लटर का जो मटेरियल होगा साथ ही डार्ट का मटेरियल आपको मिल जाएगा। फ्लटर और डार्ट में डिफरेंस आपको वाज़ेह है कि फ्लटर फ्रेमवर्क है और डार्ट एक लैंग्वेज है। फ्रेमवर्क और लैंग्वेज में फर्क होता है, लास्ट टाइम हम क्लियर कर चुके हैं ये चीजें। इसको सिलेक्ट कर लें। अब यहां पे आपने नीचे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो है ये CLI कमांड लिखा हुआ है, कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। डार्ट SDK सिलेक्ट हो गई, नेक्स्ट करें। यहां पे इसका जो भी प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है वो लिखें, और ये गिटहब के अंदर आपने इसको सेव करवा लेना है, ताकि आप जो भी प्रैक्टिस करें डायरेक्ट गिटहब के जरिए मेरे पास पहुंच जाए। तो मैं यहाँ पे गिटहब की सिलेक्शन करता हूँ, गिटहब फोल्डर में गया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक रेपोजिटरी सिलेक्ट की हुई है, ये वाली, फॉर एग्जांपल ये वाली रेपोजिटरी सिलेक्ट की है और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, यस। अब यहाँ पे देखें प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे उस रेपोजिटरी का नाम भी सितंबर 2025 है और प्रोजेक्ट का नाम भी वही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसे ही आप क्रिएट करेंगे एरर आ जाएगा, सही तरह से क्रिएट नहीं होगी, एरर आएगा, उधर से गिटहब भी काम नहीं करेगी, इधर से प्रोजेक्ट भी काम नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इधर एक बैकवर्ड स्लैश लगानी है, ठीक है। अब इसके आगे, यानी ये पाथ हो गया, इसके आगे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करवाना है और प्रोजेक्ट का नाम होगा इधर, ठीक है, डार्ट प्रैक्टिस, ये प्रोजेक्ट का नाम होगा। वो फोल्डर का पाथ था, वहां पाथ से आगे प्रोजेक्ट क्रिएट करवाना है, ठीक है। तो इसको आपने क्रिएट कर दिया। जैसे क्रिएट करेंगे गिटहब के इस फोल्डर में आपके पास ये कमिट आ जाएगा, ठीक है, कि इसके अंदर ये वाली चीजें क्रिएट हो गई हैं। ये ऑलरेडी कुछ चीजें और भी क्रिएट थी, वेबसाइट वगैरह, तो उसने वो भी उठाई हुई है और आपके लिए जो फाइल्स है वो भी उठा ली हैं। इसको आप
सबमिट करेंगे तो मेरे पास वो डेटा आ जाएगा। हाँ जी, एंड्रॉयड की ये चीज समझ आ गई आपको? जी, ये अभी कुछ चीजें डाउनलोड कर रहे हैं, इसको भी करने देते हैं। ये हो गया जी यहां तक, ठीक है जी। अब यहां पे हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल्स, हमारे वाली फाइल किधर गई? ये कौन सी खुल गई फाइल? ठीक है जी, यही खुली हुई मेरा ख्याल है। इसी के अंदर आप ढूंढेंगे आपकी मेन फाइल, ठीक है। ओहो, ये इसने, सॉरी, इसने अब हमारे पास, हमने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा था? हाँ, ये उसने वो नहीं उठाई। यहां इसको क्लोज करें, ये उसने बाकी फाइल्स उठा ली हैं, वो वाली फाइल नहीं उठाई जी। यहां से डार्ट प्रैक्टिस, ये वाला प्रोजेक्ट हमें ओपन करना था, ठीक है। ओके, अब मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि उस रेपोजिटरी के अंदर और भी बहुत सारे फोल्डर पड़े हुए हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। हमें क्या करना होगा कि इसकी रेपोजिटरी को सेपरेट करना होगा। ये ऑलरेडी कुछ फोल्डर्स पड़े हैं, ये उन्हीं फोल्डर्स को साथ उठा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ही चलाएं तो कैसे चला सकेंगे? चला सकेंगे कि नहीं? मेरा ख्याल है नहीं चला सकेंगे। वो उसके लिए फाइल ही क्रिएट नहीं कर रहा। किस फोल्डर के अंदर फाइल है हमारी? आप लोग जो फोल्डर करेंगे ना, उसमें फोल्डर, कोई एक्स्ट्रा फोल्डर नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा से क्रिएट करता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जी। फ्लटर एसडीके बिल्कुल सही है, सिलेक्ट होगी। डॉट एसडीके सिलेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम हम रख लेते हैं, ये गिटहब के अंदर इस फोल्डर में कर रहा है, ठीक है। मैं इसका नाम रख देता हूं सेकंड, ठीक है जी, सेकंड रख दिया इसका नाम। ये गिटहब के अंदर क्रिएट हो रहा है, इसको क्रिएट करते हैं। हाँ सही है, उसमें भी आइडिया फोल्डर तो उसमें भी आ गया था ना, सही। ये अब फाइल्स क्रिएट हुई हैं सही से। ये बिन फोल्डर आना चाहिए था, बिन फोल्डर के अंदर आपके पास फाइल होगी जिसके अंदर आपने कोड करना है। लें जी, ये आपके पास इंटरफेस आ गया। चीजें इसने अपनी कंप्लीट कर ली हैं कि नहीं कर ली? कर ली जी। ओके, ये आपके पास फाइल है। ये फाइल कहां पड़ी हुई है? यहां पे। कहां पे पड़ी हुई है? ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या करना है जनाब, इसको ब्लैंक करें। यहां पे आप बेसिक सिंटैक्स लिखे पहले, वॉइड मेन, और ये वाला चला के देख लें सिंटैक्स। ताकि अपना एनवायरनमेंट रेडी कर लें आप। उसके बाद जो है वो आपने, ये किधर जाएगा भाई, ये प्ले का बटन नीचे है उसके, ठीक है। ये प्ले का बटन प्रेस करना है, यहां सिलेक्टेड हो, आपकी जो फाइल पे आप काम कर रहे हैं वो सिलेक्टेड हो, ठीक है। और इधर से बाय डिफॉल्ट आप क्रोम सिलेक्ट हो, एज सिलेक्ट हो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने इसके प्ले के बटन पे प्रेस करना है। ये आपका प्रोजेक्ट रन हो गया। ये अब आपका C++ का ही एक किस्म का कंपाइलर बन गया, ठीक है। अगर नजर नहीं आ रहा तो ये ले, यहां पे कोई परेशानी है तो बता दे, ठीक है। पहले कंफ्यूजन सिर्फ इस वजह से आई कि वो हमने फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट किए हुए थे। अब ये तो हो गया हमारा एनवायरनमेंट सेट। अब हमने करनी है इसकी प्रैक्टिस। अब हम क्या करते हैं जी, टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है डार्ट लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, एक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। क्या है? डार्ट एक ओपन सोर्स जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गूगल की तरफ से आपको प्रोवाइड की गई। अब यहां पे दो लफ्ज आपको प्रोवाइड किए गए, ओपन सोर्स और जनरल पर्पस। अब इसमें डिफरेंस और इसका मतलब कौन बताएगा? मैंने पहले कहा है कि सुनने और समझने में फर्क होता है। सुन तो सबने ली है, अब समझ किस किस को आई है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है?
फ्री टू यूज, ठीक है। और जनरल पर्पस, एक होता है स्पेसिफिक काम के लिए ये चीज बनाई गई है, जैसे कि HTML से आप क्लाइंट साइड काम कर सकते हैं या बैक एंड साइड, फ्रंट एंड क्लाइंट साइड पे, ठीक है। तो इसी तरह से जो डार्ट है उसने कहा जी ये जनरल पर्पस है, ना कि ये सिर्फ क्लाइंट साइड के लिए है या बैक एंड साइड के लिए, तो ये दोनों के लिए काम करे। इस पे आप फ्रंट एंड भी तैयार करेंगे, बैक एंड भी तैयार करेंगे, तो यही जनरल पर्पस का नाम हो गया। अब इसकी डेफिनेशन याद होगी कि डार्ट जो है एक तो ओपन सोर्स है, साथ ही साथ जनरल पर्पस। इसी तरह अगर आप लिनक्स और विंडो की बात करेंगे, इनमें से ओपन सोर्स कौन सा है? अब ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि फ्री टू यूज। अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना है आपका, उसके बैकएंड पे कौन है? नहीं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है बैक साइड में? वो तो टॉप पे चल रहा है ना, बैक साइड पे कौन सा है जिसकी बुनियाद पे उसको तैयार किया गया है? तो लिनक्स यूनिक्स यही है, लिनक्स ही है, पहले उसी को यूज करते हुए ही तैयार किया गया है, फ्री टू यूज है। इसीलिए आगे लोग मल्टीपल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करें, जो कंपनी आती है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने की कोशिश करती है। तो अब कोई एंड्रॉयड तैयार नहीं कर रहा है इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी इतना रिच हो चुका है फीचर्स के साथ कि उसके यूज करते हुए, जैसे कि ओप्पो ने यूज किया है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, वीवो ने अपना बनाया। हाँ, मोबाइल पे देखते तो हो, फन टच आ गया है। फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है ना, तो एंड्रॉयड भी आगे फ्री टू यूज है। तो ये चीजें जो दो लफ्ज है, आई होप कि आपने सुने तो बहुत दफा होंगे, तो क्लियर अब कर ले, इसको जरूरी है। अब उसके बाद गूगल इन सबका मालिक है जी, जिसने इनको तैयार करवाया जी। इट इज यूज टू बिल्ड फ्रंट एंड एप्स स्पेशली विद फ्लटर। यहां पे फ्लटर क्यों लिखा है साहब? फ्लटर फ्रेमवर्क है, एक मिनट जी। अब उसके बाद इसमें स्पेशली विद फ्लटर क्यों लिखा है? डॉट नेट नहीं लिखा। हाँ, फ्लटर फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? आपने डॉट नेट सुना नाम? डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या करता है? उसमें आप कितनी लैंग्वेजेस में काम कर सकते हैं? जावा, वाह, जावा नहीं है उसमें, पहली गलत। सी शार्प है, वीबी डॉट नेट है, एफ शार्प है, ठीक है, WP और भी उसके रेलिवेंट जो भी हैं, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोड आप लिख सकते हैं। और फ्रेमवर्क उसको क्या करता है जी? रेडी कर देता है उसी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट के साथ। अगर आप सी शार्प में काम कर रहे हैं तो जो कोड आप लिखेंगे उसी के एनवायरनमेंट के अंदर आपको एप्लीकेशन तैयार करके देगा। वीबी डॉट नेट में लिख रहे हैं तो उसी में तैयार करके देगा। इसी तरह डार्ट लैंग्वेज में आप कोड लिखेंगे और फ्लटर क्या करेगा? उसे मल्टीपल एप्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए वो उसी को अपग्रेड कर रहे हैं कि ताकि जल्द से जल्द जो लिखने वाला यूजर है, जो कोडर है, डेवलपर है, उनको लिखना कम से कम पड़े और उनकी ऐप जल्द से जल्द रेडी हो जाए। तो इसलिए स्पेशली विद फ्लटर। अभी सिर्फ इतनी पॉपुलर नहीं है। मेरी तो यह ख्वाहिश है कि अभी डार्ट को आपको C++ की जगह पे पढ़ाना चाहिए। जितनी C++ हम पढ़ाते हैं ना, उतनी हम डार्ट पढ़ा सकते हैं। डार्ट में आप बेसिक ऊप डेटा स्ट्रक्चर सारी चीजें कवर कर सकते हैं। उसमें यह होगा कि आप बाय डिफॉल्ट पहले से ही तैयार करके आएंगे चीजें, और उसमें हो सकता है कि दूसरे तीसरे सेमेस्टर तक ही आप ऐप डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं। तो यहां पे आप आगे डिप्लॉयमेंट सीखें, ना आगे डेवलपमेंट सीखें। अभी आप पिछले फेज पे हैं, डेवलपमेंट सीख रहे हैं, डिप्लॉयमेंट अभी आपने करनी है, या आपसे कोई मार्केट में करवाएगा। पैसे आपको डिप्लॉयमेंट के मिलते हैं, ठीक है। आगे जी, उसकी ज्यादा डिमांड है। वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स क्या होती हैं जी? वेरिएबल्स किसको कहते हैं जी? ये हल्का सा टॉपिक है वेरिएबल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया कि सिंगल टाइप का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकें। मेमोरी के अंदर चंद बाइट्स वो रिजर्व कर लेता है अकॉर्डिंग टू द टाइप। अकॉर्डिंग टू द टाइप उसने मेमोरी में चंद चीजें रिजर्व कर लेनी है, चंद बाइट्स रिजर्व कर लेनी है, और उसके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर करेगा। और ये वॉलेटाइल होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं? हाँ, जैसे ही रैम में से लाइट वगैरह बंद करेंगे तो वो उधर से मेमोरी से इरेज हो जाएंगे, ऐसे ही है। अगर उसे परमानेंटली स्टोर करना होगा तो हमें इसे स्टोर करवाना होगा। क्रिएट ये रैम के अंदर ही होंगे, क्रिएट ये हार्ड डिस्क में नहीं हो सकते, ये रैम के अंदर ही क्रिएट होंगे, कंपाइलर ने उधर ही जाके क्रिएट करने। हाँ, उसके बाद हम इनकी वैल्यूज को फाइल के जरिए, डेटाबेस के जरिए, किसी भी तरीके से लाके मुस्तकिल तौर पर स्टोर करने के लिए तरीका इस्तेमाल करेंगे।
अब यहां पे आपके पास वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, जरा नाम देख ले। नेम वार, इसके अंदर एक यूज हो रहा है टाइप, ये आपके लिए नहीं हो सकती है। VAR वार, वार नेम इज इक्वल टू अली, इंट एज इज इक्वल टू 21, डबल सैलरी इज इक्वल टू, डबल आ गया, बूल आ गया, इंट वार, ये सारे आपने नाम सुने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें इंट के अंदर क्या स्टोर करते हैं, बताता हूं डिफरेंस आगे। इंट के अंदर होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, माइनस में भी प्लस में भी दोनों स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और डबल में, ठीक है जी, और स्ट्रिंग में, ठीक है जी, सिंगल कोट में भी डबल कोट में भी, ये डबल कोटेशन इसको कहते हैं, जो दो दो लाइनें नजर आ रही ना आपको, उसका डबल कोटेशन कहते हैं। सिंगल कोटेशन में भी स्टोर करवा सकते हैं, डबल कोटेशन में भी। जबकि C++ में स्ट्रिंग के लिए हमें अलग यूज करना पड़ता था और सिंगल के लिए अलग यूज करना पड़ता था, यहां पे उन्होंने वो मसला हल कर दिया है। पाइथन के अंदर भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही है। बूल के अंदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है जी। वार के अंदर डायनेमिक टाइप, और आगे लिखा हुआ इनफ्रेड, इनफ्रेड जरूरी है, डायनेमिक टाइप, सही है, सुन लिया सबने, चले आगे। वेरी गुड, मुझे यही उम्मीद थी आपसे कि आपको समझ कुछ नहीं आया, आपने फिर भी मुझे आगे जाने दिया। क्या समझ आया है? अब इसमें एक लफ्ज भी आपको समझ आया तो बताएं मुझे। हाँ, मैं तो खुद वापस आया हूं। हाँ जी, डायनेमिक के अंदर क्या होता है जी, स्टैटिक और डायनेमिक में क्या फर्क है, पहले तो ये लफ्ज क्लियर करें। हाँ भी लास्ट मैन, क्या फर्क है डायनेमिक और स्टैटिक में? और डायनेमिक, हाँ जी, और कोई एक? पहले तो जवाब देने के लिए एक तरीका होता है कि आप हैंड रेज किया करें, भीड़ों में छुपने की जरूरत नहीं है। सर मैंने भी बताया था, हल्की सी आवाज निकालते हैं, कहते हैं हाँ मैंने भी बताया था। अब हाथ खड़ा करेंगे जरा जिसमें हिम्मत है। हाँ जी, अच्छा, कंपाइल टाइम वेरिएबल और रन टाइम वेरिएबल्स में क्या फर्क है? डायनेमिक यानी आपने जो कंपाइल टाइम पे वेरिएबल यूज करने, स्टैटिक वैल्यूज जिनको आप चाहते हैं कि चेंज ना हो, और डायनामिक जिनको आप चाहते हैं कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो जाए, उनको हम डायनामिक रखते हैं, ठीक है जी। अब यहां पे है कि आपको इनिशियलाइज करना जरूरी है वार को, ठीक है। इनफ्रेड का मतलब क्या हुआ, इनिशियलाइज करना जरूरी है। अब अगर आपको ये नहीं आता तो आपने इसी लफ्ज को इस तरह से कॉपी करना है, ठीक है। अब आपके चैट जीपीटी हेल्प करेगा। यहां पे आप इससे फायदा उठा सकते हैं। शायद मैंने पहले भी इसे सर्च करवाया हुआ है, तो मैंने कहा था आपको दिखा दूंगा। एक तो मेरा नेट बहुत स्पीड से चल रहा है, वो भाग जाता है जब तक मैं पहुंचता हूं। अच्छा जी, चलें, बहरहाल मैंने आपको एक लफ्ज में बता दिया है कि जी इसको इनिशियलाइज करना चाहिए, जरूरी है आपको स्टार्टिंग वैल्यू, लेकिन आप इसको रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। वार को रन टाइम पे चेंज नहीं करवाया जाए, जो है बस वो है, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आगे आ जाता है वार और डायनामिक। नीचे क्या लिखा हुआ है जी, नोट, डार्ट इज स्टैटिकली टाइप्ड, यानी शुरू में डेटा देना, टाइप बताना जरूरी है, इसलिए ये इस मामले में सख्त है। वो कहती है कि जी आप किसी वेरिएबल को खाली इनिशियलाइज करके ना चले जाओ, जैसे C++ में हम करते थे इंट n, और n को जाके एंड पे वैल्यू देते थे। डार्ट कहती नहीं, पहले स्टार्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू दे के जाओ। इसे अगर नॉलेबल करना है तो खुद मेंशन करके जाओ कि ये नॉलेबल है, यानी ये खाली रखना है मैंने, यानी उसने नल रखने की सिक्योरिटी प्रोवाइड की है कि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो, सही है। तो इसलिए स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इस मामले में बड़ी सख्त है, एरर दे देती है, ठीक हो गया जी। बट अलाउस, लेकिन आपको यह सहूलत प्रोवाइड करती है कि आपको ऐसा वेरिएबल है जो शुरू में आपने डिक्लेयर कर लिया है, वैल्यू भी दे दी है, लेकिन बाद में उसे चेंज करना है तो आप कर लें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विद वार एंड डायनामिक दोनों के साथ आप काम कर सकते हैं। वार के साथ चेंज नहीं कर सकते, जबकि डायनामिक के साथ आप चेंज कर सकते हैं, सही है। हाँ जी, यहां तक समझ आ गई, तो अगला सवाल भी यही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वार एंड डायनामिक। हाँ जी, लास्ट मैन, जरा इधर होकर बैठो, आज आप पे सवालों की बुछार होनी है। हाँ
हाँ जी आप, जी आप, हाँ जी कहां पे चेंज कर सकते हैं? हाँ जी इनिशियल तो दोनों में देना पड़ेगी वैल्यू। क्यों दोनों में इनिशियल वैल्यू क्यों देनी पड़ेगी? हाँ डार्ट में, हाँ जी लिखा हुआ है सामने, लिखा हुआ तो पढ़ दो। वार और डायनामिक को स्टार्ट में जो भी वेरिएबल उससे क्रिएट करेंगे उसे इनिशियलाइज करना क्यों जरूरी है? सवाल से सवाल बन गया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्वेश्चन ये है कि आप जो डायनामिक से वेरिएबल क्रिएट करेंगे और जो करेंगे वार के साथ, उनको इनिशियलाइज करना क्यों जरूरी है? डार्ट में लिखा हुआ है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इस वजह से उसमें लिखना, आपको टाइप को मेंशन करना जरूरी है। देखिए आपको 2 मिनट पहले की बात याद नहीं रहती, तो आप एक दिन पहले जो मैंने कहा था, मेरे ख्याल किसी को भी नहीं याद होगा मैंने क्या कहा था लास्ट लेक्चर में। ये हालात है हमारे, तो ऐसे हालात में आपने एक अच्छे डेवलपर बनना है, तो ये जहाज से कम नहीं है, मैं तो इसे जहाज ही कहूंगा, जहाज बिन नफ्स है कि आपको अपने नफ्स से जहाज करना है और एक अच्छे डेवलपर बनना है। फिर कहते हैं जी हमें सीएस वाले वेले फिरते रहते हैं, सीएस वाला वेला वही फिरता है जिसको ये पता नहीं है कि वार और डायनामिक है डार्ट लैंग्वेज में क्यों इनिशियलाइज करना जरूरी है। अब उसके बाद आ जाएगी डिफरेंस बिटवीन वार एंड डायनामिक। पहली बात और थी, दूसरी बात उसी से आगे है कि वार के अंदर आप रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते, जबकि डायनामिक में आप चेंज कर सकते हैं। अब इसी के आगे कॉस्ट एंड फाइनल है, सेम ही काम करते हैं, जैसे वार और डायनामिक है एज इट इज कॉस्ट एंड फाइनल है। कॉस्ट के अंदर कंपाइलर के अंदर आप चाहते हैं कि जी इस वेरिएबल की वैल्यू कंपाइल टाइम पे भी चेंज ना हो, किसी और जगह पे ये यूज करूं मैं तो उसकी वैल्यू चेंज ना कर सकूं, उसे हम कॉस्ट के साथ यूज करते हैं। सी प्लस प्लस में हमने एक बहुत वेरिएबल कॉस्ट यूज किया है पाई के साथ, कॉस्ट पाई इज इक्वल टू 3.14, जो भी उसकी वैल्यू मेंशन करते हैं, ताकि ये आगे कहीं भी पाई की वैल्यू कोई चेंज ना कर सके। प्रोग्राम डेवलप करते हुए ही, रन तो बाद में होना है ना, रन होने के बाद तो चेंजिंग बाद की बात है। तो ये फाइनल के अंदर भी एज इट इज आप रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, कंपाइल टाइम पे भी आप उसमें वैल्यू अपडेट करवा सकते हैं। तो ये दोनों हम यूज करेंगे। हम सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे वो फाइनल यूज करेंगे, जिनको हमने रन टाइम पे चेंज करवाना होगा, और जिनको हमने कांस्टेंट रखना होगा। आप देखेंगे फंक्शंस भी कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल्स भी कांस्टेंट होंगे, बाजू का तो लूप को भी कांस्टेंट किया होगा, लूप को नहीं कर सकते, सॉरी लूप को नहीं, आप कोई और लाइक फंक्शंस ज्यादातर इसमें कॉस्ट में आते, क्लास कॉस्ट के साथ होगी, ठीक है। जिन चीजों को हम चेंज ना करवाना चाहें उनको हम कॉस्ट करते हैं। तो ये सवालात हमने दोबारा से पूछने हैं, पेपर में भी इसी में से ही आना है, और मुझे यकीन है कि आप लोगों में से कोई नहीं जवाब देगा। कंट्रोल फ्लो इन डार्ट, बेशक, हाँ जी कंट्रोल फ्लो क्या होता है जी? सिंपल फॉर्मूला है कंट्रोल फ्लो को याद रखने का। देखिए एक ही सिर्फ पैराग्राफ में हमने इफ एल्स खत्म कर देनी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास काम करने जा रहे हैं और एक ही चॉइस है कि आप सिर्फ यही करने आएंगे, जैसे अभी आपके पास कोई सेकंड चॉइस है कि और डिग्री कर सकते हैं आप कोई, अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, कोई दूसरा ऑप्शन है तो फिर इफ एल्स में जाके ड्रॉप हो रहे हैं आप। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो फिर इफ एल्स में ड्रॉप हो रहे हैं, फिर आप अपनी लाइफ में इफ एल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक ही ऑप्शन है तो इफ अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, यानी 2 से ज्यादा ऑप्शन है, फिर आप क्या यूज करेंगे? इफ एल्स इफ। अगर आपके पास 2 से ज्यादा ऑप्शंस है तो आप क्या यूज करेंगे? इफ एल्स इफ, ठीक है। पाइथन के अंदर एलिफ यूज किया हुआ, इधर एल्स इफ ही है एज इट इज, जैसे सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है एज इट इज सिंटैक्स इसके अंदर है। डन हो गया जी बस। अब इसके बाद आ जाती है लूप्स। अब इन सबको अप्लाई करने के लिए हमने बाद में एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ, उसमें करेंगे काम। यहां पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, रिवाइज करवाने थे कॉन्सेप्ट। अब इसमें लूप है, लूप का बेसिक लॉजिक क्या होता है? व्हाट इज आइट्रेशन, व्हाट इज रेपिटेशन? बार बार, बेसिकली आप भी एक रेपिटेशन में ही है, शायद आपको याद नहीं है, आप बेसिकली एक लूप में है।
आप कौन सी लूप में, इनफाइनाइट लूप में या फाइनाइट लूप में? फाइनाइट लूप में। हाँ जी, कैसे? फाइनाइट लूप कैसे है? हाँ हाँ जी, सुबह उठते तो डेली हो, उठते तो हो के नहीं, सोते भी हो, टाइम आगे पीछे हो सकता है, टाइम को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन सोना और उठना डेली की रूटीन में शामिल है। ऐसे ही है। तो फिर ये लूप हुई ना, ये स्टार्ट कब हुई थी? वैसे तो आपको भी नहीं याद जब स्टार्ट हुई थी ये कहानी, लेकिन जब आपकी लूप स्टार्ट हुई है तब आप होश में थे। सही है, कहानी उससे पहले स्टार्ट हुई थी, लेकिन लूप में आप स्टार्ट हुए जब आप होश में थे और आपने सोना उठना जागना शुरू किया। तो अब एक लूप के अंदर है, सुबह डेली आप उठते हैं, नाश्ता करते हैं, वादा करते हैं, पढ़ेंगे जाके, और आके मौजें मस्तियां करके जाते हैं और सो जाते हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, सारी रात सोते भी नहीं है, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। फिर उठते हैं, फिर तहिया करते हैं, आज तो मैंने पढ़ के ही आना है, आज तो बस डेवलपमेंट सीख के ही आनी। फिर आते हैं, मौजे करते हैं, मस्ती करते हैं, और फिर शाम को सो जाते हैं। तो ये आपकी लूप कब तक चलेगी ऐसे? बहरहाल जिंदगी की लूप। अब इस लूप के अंदर जो समझने वाली चीज है, इसमें 3 पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। एक स्टार्टिंग पॉइंट है इस लूप का, एक एंडिंग पॉइंट है इस लूप का, और एक इसमें स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाने का तरीकाकार है। वो आप जिस तरह से गुजार रहे हैं वो आपको पता ही है। लेट उठते हैं, लेट जागते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी है, तो इस वजह से वो आपके कंट्रोल में है। स्टार्ट से एंड तक जाने का तरीका हमारे कंट्रोल में होता है। हम उसमें प्लस प्लस लगाएं, माइनस माइनस लगाएं, प्लस इक्वल टू लगाएं, प्लस माइनस इक्वल टू लगाएं, डिवीजन लगाएं, जो मर्जी लगाएं, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो हम लगाते हैं। किसी की फैमिली में ये आदत है कि रात को सोना है 12 बजे, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी फैमिली इंक्रीमेंट टूल ही ऐसा है, क्लास ही खराब है, तो वो उस हिसाब से सोएगा। अब जिसकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है कि सुबह को धक्के मार के उठाना है उसे, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी रूटीन में शामिल है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जी लूप खराब होगी, लूप ऐसे ही चलेगी। लूप स्टार्ट हुई है एक दिन, और एक दिन आपको पूछेगी भी नहीं और एंड हो जाएगी, वो होगा टर्मिनेशन पॉइंट। हर लूप का 3 पॉइंट्स होते हैं। जो भी फाइनाइट लूप होगी, जो भी फाइनाइट लूप होगी उसके 3 पॉइंट लाजमी होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और स्टार्ट से एंड तक जाने का मेथड। मैं उसे मेथड कहूंगा, ठीक है, क्योंकि मेथड डिफरेंट हो सकते हैं। हर एक बंदे के काम करने के मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, सोचने के मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, वो अपने वे से उसे मैनेज करेगा। अब इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए प्रोग्रामिंग में इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया यूजिंग 3 कीवर्ड्स, ठीक है, फॉर, वाइल और डू वाइल। अब ये पाइथन में भी है, हर जगह जहां भी लूप का जिक्र होगा ये तीनों का जिक्र होगा। अब इसमें से कहा गया जी जो फाइनाइट लूप को अगर आपने हैंडल करना है, फाइनाइट मेथड्स को, फाइनाइट सिनेरियोज को अगर आपने हैंडल करना है, तो फॉर लूप सबसे बेहतर है डेवलपर्स के लिए। क्यों बेहतर है जी? फॉर लूप क्यों बेहतर है? आपको नींद की गोलियां ला दें, हल्की सी रह गई है बस नींद, हाफ एक खानी पड़ेगी बस। हाँ जी, साथ वाला है फाइनाइट, मुझे तो सवाल ही भूल गया। बहरहाल हमें 3 तरह की लूप से वास्ता पड़ता है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। डन हो गया जी। अब तीनों के अंदर सेम कंडीशंस होती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट होगा, और स्टार्ट टू एंड मेथड होगा। वो मेथड जो है वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। ये लूप है, मैं इसे इतने में कंक्लूड करूंगा। स्विच केस भी डार्ट में मौजूद है, जैसे C++ में था। ये स्विच किसका अल्टरनेट है? बुक्स तो कुछ और कहती हैं। बुक्स क्या कहती हैं? बुक्स कहती हैं ये नेस्टेड इफ एल्स का अल्टरनेट है। नेस्टेड क्या चीज होती है? मैंने नेस्टेड इफ एल्स नहीं पूछा ना, या नेस्टेड लूप नहीं पूछा, मैंने पूछा नेस्टेड क्या चीज होती है। एक चीज के अंदर एक और चीज का होना। जैसे आपके अंदर एक रूह है, आप मरेंगे तो उसकी जान छूटेगी, या मैं मरूंगा तो उसकी जान छूटेगी,
ऐसे ही है, ये इफ पे लगी हुई है कंडीशन। अच्छा, नेस्टेड का मतलब ये होता है कि एक टूल विद इन अ टूल, प्रोग्रामिंग टूल, कोई भी टूल किसी टूल के अंदर यूज किया जा रहा है वो नेस्टेड है। फॉर के अंदर आप वाइल यूज कर सकते हैं तो नेस्टेड फॉर वाइल हो गई। इफ के अंदर आप स्विच यूज कर रहे हैं तो नेस्टेड इफ स्विच हो गई। फ्लेक्सिबल सोचे ना, नेस्टेड का मतलब है कि एक टूल के अंदर एक फर्दर टूल का यूज करना, जब मर्जी कर सकते हैं आप। तो हमें सिर्फ समझाया जाता है कि सिर्फ नेस्टेड इफ एल्स है या नेस्टेड लूप है या नेस्टेड फॉर है, जो मर्जी जिसमें मर्जी लगाए, ठीक हो गया। लेकिन जितना नेस्टेड लेवल आप बढ़ाते जाएंगे उतना वो कॉम्प्लेक्स लेवल बनता जाएगा। उसी कॉम्प्लेक्स लेवल को इजी करने के लिए आप स्विच केस का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादातर जो हमें इसका सिंटैक्स है वो रेलिवेंट लगता है इफ एल्स के। इफ एल्स के रेलिवेंट ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि क्यों नहीं है? ये स्विच केस का तो रेलिवेंट है क्योंकि इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। स्विच केस में हम कंपैरिजन इक्वलिटी चेक करते हैं, कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। इसमें जस्ट एक ही फॉर्मूला चलता है, वो कौन सा है? इक्वल टू। अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो ये काम कर दो। इसलिए हम उसको इसलिए इफ एल्स के बिल्कुल रेलिवेंट नहीं कहते, उसमें तो कंपैरिजन भी चलते हैं। तो यहां तक जो है वो काफी है कि आपने सुन लिया, बड़ी बात है। यहां तक हो गया ये पुराना काम, अब नया काम शुरू हो गया है। यहां तक आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ ले, नहीं तो मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूं। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ये मैं यहां पे इसको पॉज करता हूं।